नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज शुरू करते हैं अध्याय 11 जो है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें पहला प्रश्न है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल हो जाएगा। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है क्योंकि यहाँ पर गेहूं की अपेक्षा चावल उत्पादन के उपयुक्त जलवायु है तथा चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने वहां से इटालियन चीज़ पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? तो ये हो जाएगा निर्वात पैकिंग। आगे है इसमें, रोनी को इटालियन चीज़ पनीर लाने के लिए खाद्य परीक्षण की निर्वात पैकिंग विधि सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें एक एयर टाइट बैग में निर्वात होने के कारण जीवाणु नहीं पनपते। डिब्बा बंद अचार के लिए, लवणन सॉल्टिंग मांस के लिए तथा अन्य खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए उपयुक्त तकनीकी निर्जलीकरण है। अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का एक परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ए ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बी ऑप्शन है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। सी है, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। डी है, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने को कहें तथा बाद में शिक्षक को भोजन के बारे में व्याख्या करनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में भोजन के प्रति जानकारी तथा क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। आगे है, निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए। एक तरफ रोग है और घरेलू उपचार, इसमें है कटे घाव के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हल्दी के चूर्ण। सामान्य ज्वर के लिए मेथी के बीजों की चाय। आँख की सूजन, तो आँख के सूजन के लिए ताजे धनिए के बीजों से और दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। आगे है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए सूची में रोग तथा घरेलू उपचार दिए गए हैं, इसके मिलान इस प्रकार हैं। कटे घाव के लिए हल्दी के चूर्ण से, सामान्य ज्वर मेथी के बीजों की चाय से, आँखों की सूजन ताजे धनिए के बीज से और दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। अगला प्रश्न है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसी खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो। तो इसमें है हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध, शहद एवं अंडे। आगे है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसी खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो। वह दूध, शहद एवं अंडे को चुनेगा क्योंकि दूध, शहद एवं अंडे जानवरों से प्राप्त किया जाता है। खाद्य सामग्री का अर्थ है मानव या पशु खाद्य उत्पादन, तैयारी और उपभोग गतिविधियों से उत्पादित सामग्री और जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और मछली और पशु उत्पाद की और उपोत्पाद शामिल है। आगे है, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। तो इसमें आपका हो जाएगा फसल काटना, फिर उसके बाद थ्रेसिंग करना, फिर फटकना, फिर पीसना, गूंथना, उसके बाद बेलना और लास्ट में सेकना। आगे है इसमें, बाजरे के बीज के खेत से प्लेट तक की यात्रा निम्न है। फसल काटना, फिर थ्रेसिंग, फटकारना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। अगला प्रश्न है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि? तो ये ऑप्शन है यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। आगे है,
बी है यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। सी है इससे भूख बढ़ती है। और डी है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन सी इसका एस्कॉर्बिक अम्ल से युक्त भोजन ग्रहण करने के से यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है और जोड़ों को सपोर्ट देने का कार्य करता है। यह WBC को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक चीज़ जो रुक्षांश या रफेस नहीं प्रदान करता वह है। ये हो जाएगा नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा। आगे है इसमें रुक्षांश रफेज नहीं प्रदान करता है वह है नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा। रुक्षांश या आहारी रेशे मुख्यतः पादप उत्पादों से मिलते हैं जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। आहारी रेशे बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है वे साग सब्जियां जो रुक्षांश देती हैं शरीर को किस से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। तो हो जाएगा पचे हुए भोजन। आगे है वे साग सब्जियां जो रुक्षांश प्रदान करती हैं शरीर को पचे हुए भोजन से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती हैं। रुक्षांश या आहारी रेशे मुख्यतः पादप उत्पादों में मिलते हैं जैसे ताजे फल और सब्जियां। आहारी रेशे बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। रुक्षांश में मुख्यतः सेलुलोज होता है। रुक्षांश से कब्ज नहीं होते तथा मल त्याग में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है। तो ये हो जाएगा 10%। तो एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। 10% ऊर्जा नियम लिंडमान ने दिया था। लिंडेमान ने ही सर्वप्रथम बताया कि एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के संबंध में लिंडमान का 10% ऊर्जा का स्थानांतरण में किसी भी स्तर के जीव में मौजूद ऊर्जा का 90% भाग वह स्वयं उपयोग करता है। अगला प्रश्न है जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है। तो आगे है इसमें पाचन क्रिया या मनोवैज्ञानिक संपत्तियों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशील का विकास करना। बी है प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। सी है विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। और डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा 4 के विद्यार्थियों से यह पूछा जाना कि भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है का उद्देश्य विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है जिसके द्वारा यह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। तो ए दिया है परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। बी है इस विषय पर श्रव्य दृश्य। सी है व्याख्या एवं विचार विमर्श। डी है सोच स्याही जोड़ा एवं साझा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना संसाधन का सुझाव उपयुक्त है।
संसाधन का सुझाव उपयुक्त है क्योंकि बच्चा इससे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? तो हो जाएगा पाम का तेल, पाम या ताड़ का तेल। भारत में भोजन बनाने के लिए पाम या ताड़ के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। पाम का तेल ताड़ के बीजों से निकाला जाता है तथा इसके अत्यधिक उपयोग से हृदय संबंधी समस्या भी उत्पन्न होती है, जबकि सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, घी आदि का प्रयोग भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पादन को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। तो ये ऑप्शन है, वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। बी है, उसमें विक्रय करने की कला का अभाव है। सी है, शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। और डी है, उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता क्योंकि वह शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री के कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी? तो ये पहला है मांस एवं मछली खाना। बी है संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना। सी है दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन। और डी है स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन भोजन संबंधित आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी क्योंकि स्थानीय रूप से जो भी खाद्य पदार्थों को उगाया जाएगा उसमें रासायनिक उर्वरक आदि का प्रयोग अधिक नहीं किया जाएगा, जिससे उसमें उत्सर्जित कार्बन की मात्रा प्रायः कम ही होगी। कार्बन उत्सर्जन या फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा की गई कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा से है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के रूप में होता है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई का उत्पादन कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है? तो लौह जिसमें गुड़ दिया होगा वो हो सकता है। तो इसमें है पालक गुड़ आंवला, पालक आंवला टमाटर, गुड़ बंद गोभी आंवला और पालक प्याज और टमाटर। तो इसमें पालक गुड़ और आंवला सही हो जाएगा। पालक गुड़ आंवला तीनों खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसा माना जाता है कि पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर सिर दर्द, हाथ पैर का ठंडा होना, आँखों के नीचे डार्क सर्कल या चक्कर आने जैसी समस्या होती है। और गुड़ में आयरन के अलावा प्रोटीन, विटामिन B12, कैल्शियम आदि पाया जाता है तथा आंवला में आयरन के साथ साथ विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E, फाइबर, कैल्शियम आदि पाया जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है ये ऑप्शन दिया हुआ है, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। तो ये सही है आपका। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग के कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। सी भी सही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। आगे है इसमें, महाराष्ट्र के लोग को सहजन
के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का सही मिलान कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 का सही मिलान कीजिए। स्थान दिया हुआ है और अत्यधिक पसंदीदा भोजन है। तो इसमें है गोवा। तो गोवा का सबसे पसंद क्या है? तो इसमें हो जाएगा गोवा में नारियल के तेल से बनी मछली। गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली। और कश्मीर में हो जाएगा, कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। और केरल का हो जाएगा करी के साथ उबला टैपियोका। और हांगकांग में हो जाएगा हांगकांग। तो यहाँ के लोग पकाया हुआ सांप पसंद करते हैं। आगे है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे एक बार और देख लेते हैं। स्थान अत्यधिक पसंदीदा भोजन। तो गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली पसंद करते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली। और केरल में करी के साथ उबला टैपियोका। और हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप। तो हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप खाते हैं। आगे है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ए ऑप्शन सही है। बी है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। तो ये भी आपका सही है। सी दिया है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो कश्मीर के लोग नारियल के तेल में नहीं, सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। डी है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो गोवा के लोग जो हैं वो नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं, इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? तो इसमें आपका केरल हो जाएगा। आगे है इसमें, केरल में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। राज्य और प्रमुख फसल देख लेते हैं। तो केरल का हो जाएगा टैपियोका, चावल और नारियल। गोवा का हो जाएगा चावल नारियल। असम का हो जाएगा चावल और चाय। आंध्र प्रदेश का तंबाकू। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भेलपूरी। आगे है इसमें, भेलपूरी एक झटपट तैयार होने वाला स्नैक है जिसे आप हल्की फुल्की भूख लगने पर बनाकर खा सकते हैं। इसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं, जिसमें आपको मुरमुरे, सेव, प्याज, मसाले और चटनी की ज़रूरत होती है। जबकि अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, रबड़ी तथा डोसा बनाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा। अगला प्रश्न है, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो टैपियोका का दूसरा नाम हो जाएगा कप्पा। उबले हुए टैपियोका के साथ नारियल की बनी करी भोजन के रूप में केरल में बहुत लोकप्रिय है। टैपियोका को केरल में कप्पा के नाम से जानते हैं। टैपियोका एक तरह का स्टार्च है जो कसावा नामक पेड़ की जड़ से तैयार किया जाता है। इसे कई जगह टैपियोका ग्लोबुल्स भी कहते हैं। यह साबूदाना की तरह होता है। अगला प्रश्न है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो आगे है इसमें,
तो हांगकांग में हो जाएगा लिंग हू फेन। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। इसको वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। मापू टोफू चीन के चियुआन प्रांत में लोकप्रिय व्यंजन है तथा सुशी जापान में चावल से बनाया जाने वाला व्यंजन है। अगला प्रश्न है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य में सामान्य लोगों का सर्वप्रिय है? तो ये छोले भटूरे हो जाएगा पंजाब का। राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। विभिन्न राज्य एवं उनके लोकप्रिय व्यंजन, इसमें है राज्य और लोकप्रिय व्यंजन। तो पंजाब मक्के की रोटी और सरसों का साग, इसके अलावा यहाँ छोले भटूरे, राजमा चावल, पराठे एवं लस्सी लोकप्रिय भोजन है। गुजरात का है ढोकला और थेपला। उत्तराखंड का है दाल रोटी, मंडवे की रोटी तथा गहत की दाल, फानू, बाड़ी काफुली आदि। छत्तीसगढ़ का हो जाएगा मालपुआ, चावल को कूटकर उसमें गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है, फरा होता है और मुठिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हमारे देश के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। भारत में विविधताओं तथा देश कहा जाता है, विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग अलग पहचान है। लोगों के रहन सहन से लेकर खान पान में भी हर राज्य एक दूसरे से भिन्न है। लोकप्रिय भोजन देख लेते हैं। खांडवी ढोकला ये गुजरात का है। छेना बोडा और सागा मोंगा ये उड़ीसा का है। छेपा पुलुसु आंध्र प्रदेश का है और एरिसेरी ये केरल का है। अगला प्रश्न है, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। तो स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? ये ऑप्शन है, पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। बी है, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। सी ऑप्शन है, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। और डी है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहत्तांत्र में भेज दिया जाता है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, मानव पोषण के संदर्भ में पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं अवशोषित पदार्थों का अंततः ऊतकों तक पहुंचकर उनकी क्रिया में उपयोग होने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। कोशिकाओं के अंदर इस पचे हुए भोजन में ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोजन की अधिक मात्रा को ग्लूकोज अथवा वसा के रूप में शरीर के अंदर यकृत आदि में भविष्य के उपयोग के लिए संचित कर लिया जाता है। क्षुद्रांत पाचित भोजन को अवशोषित करने का मुख्य स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आगे है इसमें पहला दिया हुआ है छोले भटूरे, अभी हमने इसे ऊपर पढ़ा है। तो छोले भटूरे कहाँ का हो जाएगा? ये है पंजाब का। दूसरा है नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, तो ये हो जाएगा केरल का। और सरसों के तेल में बनी मछली, तो सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये हो जाएगा केरल के लोग। और नारियल के तेल में बनी मछली, तो नारियल के तेल में जो बनी मछली होती है वो गोवा के लोग। आगे है इसमें, छोले भटूरे पंजाब में, नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका ये केरल का है। सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर में, नारियल के तेल में बनी मछली ये गोवा के। अगला प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो केरल।
नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन है। आगे है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है जिसे हम संरक्षण करके रख सकें। आलू चिप्स, बी ऑप्शन है दूध पनीर, सी ऑप्शन है सेब जैम और डी ऑप्शन है कच्चा आम और अचार। इसमें दूध और पनीर हो जाएगा। खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जबकि आलू से बनी चिप्स, कच्चे आम से बना अचार तथा सेब से बने जैम अत्यधिक समय तक संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और प्याज। तो इसमें टमाटर में भी होता है बीज, नाशपाती हो जाएगा, चीकू हो जाएगा, भिंडी में बीज होता है, करेला और खीरा। इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्याज में और आलू में बीज नहीं होती हैं। आगे है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला एवं खीरा बीज युक्त होते हैं, क्योंकि यह फल हैं जो फूल के रूपांतरण से बनते हैं, जबकि आलू एवं प्याज बीज युक्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें हो जाएगा अचार और आम पापड़ बनाना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, अचार और आम पापड़ बना के आम को जाड़ों के लिए सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमित समय तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो किसमें खाना पकाने का तरीका दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा सेक कर, तल कर और भून कर। आगे है, खाना पकाने का तरीका है सेक कर, तल कर, भून कर। इसी तरीके से खाना पकाया जा सकता है। आगे है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को साग खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें साग खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हो फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। तो ये है हांगकांग का। जो विद्यार्थी साग खाना पसंद करता है तथा लिंग हो फेन नाम का खाना खाता है, वह हांगकांग से संबंध रखता है, क्योंकि लिंग हो फेन सांप से बनने वाली हांगकांग की प्रमुख डिश है। आगे है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो ये ऑप्शन है सब्जियों को काटना और तब उसे चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, और सी ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, और डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भोजन पहले सब्जी को अच्छी तरह धो लें, फिर उसके बाद उसे काटें। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है इसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। तो ये हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। आगे है, इसमें मीरा के समोसे, डबल रोटी, चॉकलेट आदि खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, इसलिए उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है।
अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि इसमें हो जाएगा कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे है इसमें, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए से पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी है, स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं। सी है, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और डी है, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन रासायनिक रूप में कार्बनिक यौगिक है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो अच्छे स्वास्थ्य और हीनताजन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, ये है ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर है। तो आगे ऑप्शन है इसमें, तो ये हो जाएगा प्रोटीन। तो भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। प्रोटीन मुख्यतः शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। तो प्रोटीन की प्रचुरता किस में होती है, तो हो जाएगा सोयाबीन, चना और मक्का में। सोयाबीन, चना एवं मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन 43% सोयाबीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। क्वाशरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है। यह रोग प्रायः बच्चों में होता है। शरीर को आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय से न मिल पाने की वजह से प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना ही कुपोषण कहलाता है, जिसका शिकार अधिकांशतः महिलाएं एवं बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो चावल को पॉलिश करने पर थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, तो हो जाएगा सोयाबीन। तो सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण तथा उसकी मरम्मत होती है। इसकी कमी से क्वाशरकोर रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ने
की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रात में कम दिखाई देना नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, पपीता, आम, टमाटर, मक्खन आदि है। अगला प्रश्न है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अध्यापक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं, जबकि अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन आदि प्रोटीन के स्रोत हैं। आगे है कार्बोहाइड्रेट, इसमें देख लेते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। शर्करा के मुख्य स्रोत है, तो ये हो जाएगा गन्ना और चुकंदर। स्टार्च के मुख्य स्रोत है आलू, चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा और ज्वार। और शर्करा के उदाहरण हैं स्टार्च, सेलुलोज और द्राक्ष। शर्करा का हो जाएगा के नाम से जाना जाता है तो ग्लूकोज को, ग्लूकोज का C6H12O6। अगला है शहद में पाया जाता है, तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। आगे है इसमें इनवर्ट शर्करा किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सम अणुक मिश्रण को इनवर्ट शर्करा प्राप्त किया जाता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से और अपचायी शुगर है, तो ये हो जाएगा माल्टोज और लैक्टोज। अनअपचायी शुगर है सुक्रोज और टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है, तो सुक्रोज को चीनी को। आगे है ग्लूकोज किसके रूप में यकृत में संचित रहता है? तो हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। आगे है कृत्रिम चीनी की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम चीनी की संज्ञा सैकरीन को दी गई है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसैकराइड है, तो ये है सेलुलोज। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ये हो जाएगा विटामिन के की। रक्त का थक्का बनना विटामिन के कारण होता है क्योंकि इस विटामिन से प्रोथ्राम्बिन पदार्थ का निर्माण होता है जो रक्त को जमा देता है। अतः विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। आगे है इसमें विटामिन की कमी से होने वाले रोग। किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, उसकी कमी से होने वाले रोग और उसके स्रोत क्या क्या हैं? तो इसमें है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इससे होने वाले रोग हैं रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोपैथेल्मिया। और इसका स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली का तेल। विटामिन B1 होता है थायमिन। बेरी इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसमें कमी से होता है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जिह्वा का फटना। इसमें है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन B3 होता है, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनैमाइड या नियासिन। इसमें कमी से होता है पेलाग्रा, त्वचा दाद जिसे बोलते हैं, या 4D सिंड्रोम। इसके स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। आगे है विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। और स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर। विटामिन B6 हो जाएगा थायराइडॉक्सिन। इसका कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, त्वचा रोग। और स्रोत है यकृत, मांस और अनाज। आगे है इसमें विटामिन
B7। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन और इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना और स्रोत हो जाएगा मांस, अंडा, यकृत और दूध। विटामिन B9। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल और इसकी कमी से होता है एनीमिया, पेचिश रोग। इसके स्रोत हैं दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेम। विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और इसकी कमी से होता है एनीमिया और पांडु रोग और स्रोत है मांस, कलेजी और दूध। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से एस्कर्बी और मसूड़े का फूलना। इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फल, मिर्च, अंकुरित अनाज। और विटामिन डी का है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और इससे रोग होता है रिकेट्स जो बच्चों में होता है और ऑस्टियोमेलेसिया ये वयस्क में होता है और स्रोत है मछली का तेल, यकृत, दूध, अंडे। अगला है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल और इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना और स्रोत है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना और स्रोत है टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंडा। आगे है महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ एवं उनके प्रकार। इसमें खनिज दिया हुआ है दैनिक मात्रा, मुख्य स्रोत और प्रकार। इसमें है सोडियम क्लोराइड के रूप में दैनिक मात्रा हो जाएगा 1.5 ग्राम। मुख्य स्रोत है साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध। और प्रकार में हो जाएगा एक सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव्य में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबद्ध है पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। आगे है इसमें पोटेशियम का हो जाएगा 1 ग्राम और मुख्य स्रोत है लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। इसमें है सामान्य कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। तीसरा है कैल्शियम का लगभग 1.2 ग्राम। इसमें है दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, रागी और मछली। यह विटामिन के साथ हड्डियों के साथ दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्पंदन में भूमिका, पेशी संकुचन प्रक्रिया से संबंध। और फास्फोरस होता है 1.2 ग्राम और दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, जई आटा, कलेजी तथा गुर्दे। इसमें है कैल्शियम के संबंध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करना। यह शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आगे है लोहा। तो लोहा 25 मिलीग्राम बालक में और 35 मिलीग्राम बालिका में। इसमें कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोरक युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आगे है इसमें आयोडीन 20 मिलीग्राम। तो मछली, समुद्र, खरपतवार, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन, नमक। इसमें है यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आगे है
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अत्यल्प में है, सब्जियां हो जाएगा। और पेशी तंत्र एवं तंत्रिकाएं तंत्र की क्रिया हेतु। अगला है जस्ता, तो जस्ता हो जाएगा अत्यल्प। यह यकृत एवं मछलियाँ इसमें है इंसुलिन कार्यकी के लिए। आगे है इसमें तांबा अत्यल्प, इसमें है मांस, मछली, यकृत एवं अनाज। इसमें हो जाएगा हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। और कोबाल्ट ये भी अत्यल्प हो जाएगा, दैनिक मात्रा। इसमें है मांस, मछली एवं जल। इसमें हो जाएगा RBC तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु। अगला प्रश्न है रमन को उसकी पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है? ये हो जाएगा परिरक्षण। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की विधि परिरक्षण कहते हैं। भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण आवश्यक है। इस विधि में सिरका तथा तेल, नमक के प्रयोग से मुरब्बा, अचार को संरक्षित किया जाता है। अतः रमन को आंवले का मुरब्बा बनाने में परिरक्षण तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक नहीं है? तो हो जाएगा शुद्ध घी। शुद्ध घी में प्रोटीन की मात्रा 0 होती है, अर्थात शुद्ध घी प्रोटीन का स्रोत नहीं है। जबकि दाल में प्रोटीन की मात्रा 20 से 35%, मांस में 8 से 20% तथा पनीर में लगभग 9% होता है। घी में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है तंबाकू की आदत किससे होती है? तो ये हो जाएगा निकोटीन से। आगे है इसमें तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। निकोटीन से ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब बढ़ता है। रक्त नलियों में रक्त का स्वाभाविक संचार मंद पड़ जाता है और कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। निकोटीन का धुआं खांसी और श्वास संबंधित बीमारियों को जन्म देता है। आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन, दाल, मछली, मटर, अंडा, सेम, पनीर आदि हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग ये होता है क्वाशरकोर। जल में घुलनशील विटामिन ये होता है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। और मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस जो होता है ओठ और मुंह के का फटना। आगे है विटामिन सी का रासायनिक नाम तो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी। किस रोग को नाविक रोग कहते हैं? तो स्कर्वी को नाविक रोग कहते हैं। सूखा रोधी विटामिन है तो हो जाएगा विटामिन डी। वंध्यता रोधी विटामिन कौन सा होता है? तो होता है विटामिन ई। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कॉड लिवर आयल में। और अति रक्तस्रावी है तो विटामिन के के मुख्य स्रोत हैं। तो विटामिन के का मुख्य स्रोत है पालक, पत्ता गोभी, गाजर, एल्फा। विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। हार्मोनल विटामिन है तो विटामिन डी। समुद्री शैवाल या समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन हो जाएगा। और चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जिसमें से विटामिन B1। आगे है इसमें प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है मलेरिया,
पायरिया, कालाजार, पेचिश, निद्रा रोग। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो ये रोनाल्ड रॉस ने। डेंगू रोग का वाहक, तो डेंगू रोग का वाहक तो एडिस मच्छर होता है। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन दवा प्राप्त किया जाता है, तो कुनैन दवा सिनकोना की छाल से। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा और डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग इन बीमारियों में होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। और बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग जिसे बोलते हैं टीबी के लिए। आगे है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी तो 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छता के दो रूप हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? प्रतिदिन स्नान करना, नियमित रूप से नाखून एवं बाल काटना, भोजन के पहले भोजन के बाद हाथ धुलना, शौचालय के बाद हाथ धुलना। और सार्वजनिक स्वच्छता में हो जाएगा आसपास की सफाई, नालियों सड़कों की सफाई, नालियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, पार्कों तथा विद्यालयों में वृक्षारोपण। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। आगे है उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जल में विलय विटामिन है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह नींबू, संतरे, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च तथा अन्य हरी सब्जियों तथा अनेक फलों में मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिसमें घाव आसानी से नहीं भरते। इसके अतिरिक्त शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता और जनन क्षमता कम हो जाती है, पेशियां फटने लगती हैं, मसूड़े फूलने और दांत गिरने लगते हैं, खून की कमी होने लगती है, मल के साथ खून आने लगता है, जोड़े में सूजन हो जाती है तथा तीव्र ज्वर हो जाता है। अतः स्कर्वी रोग ऐसे व्यक्ति को होता है जो दूध, मांस, अंडों और अनाज का सेवन करते हैं। आगे है इसमें आगे आपका अध्याय दूसरा 12 शुरू होता है। अगले अध्याय को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।